हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भू संतुलन की संकल्पना यानी कि थ्योरी ऑफ आइसोस्टैसी। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे थ्योरी ऑफ आइसोस्टैसी क्या है, भू संतुलन किसे कहते हैं, डिफाइन कैसे करेंगे और इसके लिए क्या क्या थ्योरीज दिए गए हैं, कौन कौन से थ्योरीज कौन कौन से ज्योग्राफर्स ने दिए हैं, तो वो सारा कुछ डिटेल में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और सारा प्रैक्टिकल्स वगैरह नोट्स वगैरह वहीं पे मिल जाएगा। तो गाइज यहाँ पे देखिए भू संतुलन क्या होता है वो समझते हैं। तो जैसा कि हमारा पृथ्वी रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, रोटेट कर रहा है, तो परिभ्रमण करते हुए पृथ्वी में जितना सारा मतलब ऊपर उठे हुए आकृति जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान वगैरह है और गहराई में स्थित जो भी क्षेत्र है जैसे कि झील, समुद्र आदि, उनके बीच भौतिक यानी कि फिजिकल और मैकेनिकल यांत्रिक स्थिरता जो होती है, ठीक है, यांत्रिक स्थिरता जो पाई जाती है उसी दशा को संतुलन की दशा या फिर थ्योरी ऑफ आइसोस्टैसी के नाम से मतलब कि यहाँ पे बेसिकली भू संतुलन बोल सकते हैं इसी को, ठीक है। पृथ्वी पर जो भी आकृति वगैरह पाई जाती है ऊंचाई में और गहराई में, उनके बीच जो भी स्थिरता की दशा होती है उसी को भू संतुलन कहते हैं। तो इसे सिंपल भाषा में डिफाइन करेंगे हम लोग। तो आइसोस्टैसिस सिंपली मीन्स अ मैकेनिकल स्टेबिलिटी बिटवीन द अपस्टैंडिंग पार्ट एंड लो स्टैंडिंग बेसिन्स ऑन अ रोटेटिंग अर्थ। इसी को हम लोग आइसोस्टैसिस यानी कि भू संतुलन बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि आइसोस्टैसिस शब्द जो है गाइस, आइसोस्टैसिस शब्द जो है वो ग्रीक शब्द है और इसे लिया गया है आइसोस्टैसियस से, ठीक है। ये सब टर्म्स जो है कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं, आपके सेमेस्टर्स के एग्जाम में आप लोगों को याद रखना है। तो आइसोस्टैसिस से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है समस्थिति, ठीक है। और इस क्षेत्र में कार्य 1859 से ही आरंभ हो गया था। और जो संतुलन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है वो अमेरिकी भूगोलवेता डटन ने 1889 ईस्वी में किया था, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए इंपॉर्टेंट है गाइस, जब आपका सेमेस्टर का एग्जाम्स होगा उस टाइम पे, ठीक है। और कभी कभी एग्जाम्स वगैरह में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप। तो सर्वप्रथम जो है अमेरिकी भूगोलवेता डटन ने इसका प्रयोग 1889 ईस्वी में संतुलन शब्द का प्रयोग किया था। और डटन ने क्या बोला था कि डटन के अनुसार जो है ऊपर यानी कि ऊंचे उठे भागों का घनत्व जो है वो कम होता है और नीचे धंसे भागों का घनत्व अधिक होता है, ठीक है। तभी सबका भार एक रेखा के सहारे बराबर होता है और इस रेखा को समदाब तल यानी कि लेवल ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर या फिर समतोल तल यानी कि आइसोस्टैटिक लेवल या फिर लेवल ऑफ कॉम्पनसेशन कहा जाता है। यानी कि एक मान यहाँ पे डटन ने क्या बोला है कि जो भी ऊपर उठे हुए आकृति, मान लीजिए पर्वत, पठार, मैदान वगैरह पाए जाते हैं, उनका जो है घनत्व कम होता है और जो नीचे धंसे भाग जैसे कि समुद्र, मैदान वगैरह जो भी होते हैं उनका घनत्व अधिक होता है। और ये जो है इनके बीच का संतुलन एक रेखा के सहारे होता है। ये रेखा को क्या बोला जाता है? ये रेखा को बोला जाता है लेवल ऑफ यूनिफॉर्म प्रेशर या फिर आइसोस्टैटिक लेवल या फिर लेवल ऑफ कंपनसेशन। इसी रेखा को डिफरेंट डिफरेंट नेम से बोला जाता है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा हिस्ट्री की तरफ कि जो भू संतुलन है इसके सिद्धांत का प्रतिपादन कहाँ से आखिर हुआ, यानी कि ये सिद्धांत कहाँ से propound किया गया, कैसे ये सिद्धांत आया है, ठीक है। तो एक कहानी है फ्रेंड्स, उसे ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को याद हो जाएगा। यहाँ पे जो भू संतुलन सिद्धांत है उसका प्रतिपादन के पीछे एक कहानी है कि सर जॉर्ज एवरेस्ट, ठीक है, सर जॉर्ज एवरेस्ट के निर्देश में सन 1859 ईस्वी में सिंध गंगा का मैदान में जो है वो अक्षांश से निर्धारण यानी कि लैटिट्यूड का निर्धारण करने के लिए भू सर्वेक्षण किया जा रहा था, यानी कि सर्वे किया जा रहा था, लैंड सर्वे। और ये जो सर्वे हो रहा था वो कल्याण और कल्याणपुर नामक दो स्थानों पर अक्षांश का माप लिया जा रहा था और माप लिया जा रहा था ट्रायंगुलेशन मेथड और खगोल यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल मेथड से, ठीक है, अनुसार लिया गया, ठीक है। दो मेथड्स के अनुसार लिया गया था, कल्याण और कल्याणपुर का जो भी लैटिट्यूडनल माप है उसको। और ये दोनों जो जगह थे कल्याण और कल्याणपुर, इनके दोनों के बीच में जो है
वो 5.236 इंच का अंतर आ गया। ठीक है, अंतर आ गया। जब दोनों भागों में अंतर आने का कारण पूछा गया एयरी से, ठीक है, एयरी महोदय जो थे, एयरी से पूछा गया कि ये जो अंतर है वो क्यों आया, तो इन्होंने बताया कि हिमालय की निकटता के कारण अंतर आ रहा था, क्योंकि हिमालय अपनी आकर्षण शक्ति से पेंडुलम को आकर्षित कर ले रहा था, ऐसा एयरी महोदय ने कहा। परंतु जब यही बात को प्राट महोदय के सामने रखा गया तो प्राट ने क्या बोला, प्राट ने बोला कि महाद्वीपों की तरह हिमालय भी सियाल का बना है। ठीक है, यानी कि जैसे आप लोगों को पता होगा सियाल जो है वो सीमा पे तैर रहा है, ठीक है, मैग्मा पे तैर रहा है। ठीक है, तो यहाँ उन्होंने यही मान लिया कि महाद्वीपों की तरह जो है वो हिमालय भी सियाल का बना है और जिसका घनत्व 2.75 है। इसलिए माप का अंतर जो है वो 5.23 ना होकर के 15.885 इंच होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है प्राट महोदय के अनुसार ये जो डिफरेंस आ रहा था वो और अधिक आना चाहिए। ठीक है, उन्होंने बोला कि ये डिफरेंस और अधिक आना चाहिए। तो ये कम आकर्षण के पीछे जो है वो क्या क्या कारण था, इसके पीछे कुछ जो है वो सुझाव दिए गए हैं कि आकर्षण कम होने का कारण क्या था। तो पहला कारण बताया गया कि हिमालय जो है वो एक खोखला पदार्थ है, उसमें जो है अंदर में चट्टान नहीं है, बुलबुले हैं। ठीक है, इसके कारण आकर्षण कम हुआ। फिर हिमालय के ऊपरी भाग जो पदार्थ है उसका संतुलन नीचे घनत्व कम घनत्व वाले पदार्थों से होता है। ठीक है, जिस कारण से जो है इसका भार जो है समस्त भार संतुलित रहता है और कम रहता है और आकर्षण भी कम होगा। थर्ड जो सुझाव दिया गया कि हिमालय का सेल है उसका घनत्व ही कम है जिससे आकर्षण कम हुआ। और फोर में बोला गया कि यह मान लिया गया कि जितना बड़ा भाग होता है उतना कम घनत्व होता है और जितना छोटा भाग होता है उसका उतना अधिक घनत्व होता है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं ये याद रखिएगा कि ये कम घनत्व क्यों आया है, मतलब कम डिफरेंस क्यों आया है, प्राट महोदय के अकॉर्डिंग ज़्यादा आना चाहिए था, उसके लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट्स है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप लोगों को याद रखना, ध्यान रखना। तो अब चलते हैं एक एक करके इनका जो है थ्योरी देखते हैं। पहले हम लोग एयरी महोदय का संकल्पना देखेंगे और बाद में फिर प्राट महोदय ने क्या बोला इसके बारे में वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सर जॉर्ज जो एयरी है उन्होंने क्या कहा संकल्पना के बारे में उसको बताते हैं, समझते हैं। तो जो एयरी महोदय है उन्होंने क्या बोला कि पृथ्वी का जो क्रस्ट है, ठीक है, पृथ्वी का जो परपट्टी है वो अधिक घनत्व वाले सबस्ट्रेटम यानी कि अधिक घनत्व वाले स्तर पे तैर रहा है। ठीक है, अर्थात जो है सियाल सीमा पर तैर रहा है। ठीक है, उन्होंने बताया कि हिमालय केवल धरातलीय संरचना ही नहीं है बल्कि काफी नीचे तक प्रविष्ट है, यानी कि जो हम लोगों को हिमालय ऊपर उठा हुआ दिख रहा है वो केवल ऊपर ही नहीं है बल्कि उतना ही नीचे भी धंसा हुआ है। ठीक है, उतना ही नीचे धंसा हुआ है, ये इन्होंने बोला। फिर देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं कि जिस प्रकार एक नाव जो है वो पानी में तैरता है, ठीक है, एक नाव पानी में तैरता है और उसी प्रकार हिमालय भी अधिक घनत्व वाले मैग्मा में तैर रहा है तथा उसका अधिकांश भाग नीचे गहराई तक व्यापक है। तो अभी हम लोगों ने जैसा बात किया जितना ऊपर हिमालय दिखता है उतना ही नीचे भी इसका भाग है, यही एयरी महोदय ने बोला है। यहाँ पे देखिए एयरी ने ये जो एग्जाम्पल्स दिया गया है, नाव का एग्जाम्पल्स, फिर आगे देखेंगे हम लोग बर्फ के टुकड़े का एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल्स याद रखिएगा, आप लोगों को एग्जाम्स में लिखने होंगे। ठीक है, तो फिर आगे एग्जाम्पल दिया कि जैसे एक बर्फ का टुकड़ा को अगर पानी में तैरना होता है तो उसके 9 भाग को जो है वो पानी के नीचे रहना पड़ता है। ठीक है, तब एक भाग ऊपर तैरता है। तो यही एयरी महोदय ने बोला। तो एयरी महोदय ने फिर से क्या बोला कि विभिन्न स्तंभ यानी कि जो कॉलम्स है उसका घनत्व बराबर होता है तथा उसकी गहराई में परिवर्तन होता है, यानी कि यूनिफॉर्म डेंसिटी विथ वेयरिंग थिकनेस। तो इसका मतलब समझिए गाइस कि एयरी ने क्या बोला कि जितने भी कॉलम्स यानी कि ऊपर का स्ट्रक्चरल पाया जाता है, लैंडफॉर्म्स वगैरह जो भी पाए जाते हैं,
उनका घनत्व बराबर होता है लेकिन उनकी गहराई में परिवर्तन होता है, ठीक है। जैसे कि इनका घनत्व मान लीजिए ये छोटा है, ठीक है, ये छोटा है, फिर भी इसका घनत्व सेम होगा, 3.0 होगा। अगर इससे ये जो है थोड़ा बड़ा है, फिर भी बोला है कि इसका भी घनत्व सेम होगा। फिर ये थोड़ा छोटा है तो इसका भी घनत्व सेम होगा, लेकिन नीचे में जो इसका गहराई में जो है, गहराई में इसका अंतर पाया जाएगा, ठीक है। जैसे कि एक भाग को, बर्फ के टुकड़े को तैरने के लिए उसके 9 भाग को नीचे रहना होगा। ऐसा जो है उन्होंने मतलब अपने पर्सपेक्टिव में दिया एयरी महोदय ने, ठीक है। अब आगे देखते। अब जैसा कि इन्होंने बोला कि एक भाग को तैरने के लिए 9 भाग को नीचे रहना होगा, तो अगर यही बात हम लोग हिमालय के ऊपर मतलब अप्लाई करें एयरी महोदय का, तो देखिए अगर हम लोग हिमालय जितना ऊपर है उसका 9 गुना भाग नीचे होगा, और हम जानते हैं कि नीचे जो है 32 मीटर पे, प्रत्येक 32 मीटर पे 1 डिग्री तापमान बढ़ता है, और हिमालय की ऊंचाई तो 8,848 मीटर है, और इसको 9 से इंटू कर देंगे तो इतना गहराई में जो है वो अधिक ताप के कारण ये तो पिघल जाएगा। तो ये जो है एयरी महोदय का जो संकल्पना है ये यहाँ पर थोड़ा जो है वो भ्रामक सिद्ध हो रहा है, ठीक है, यानी कि थोड़ा गलत माना जा रहा है, ठीक है। तो ये था एयरी महोदय का संकल्पना। एक बार फिर से बता देता हूँ एयरी महोदय का संकल्पना क्या था। देखिए कहानी के तौर पर मैं बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा दिन तक याद रहे। देखिए एयरी महोदय ने क्या बोला था कि पृथ्वी का जो क्रस्ट है वो जो है वो अधिक घनत्व वाले सब अध स्तर यानी कि सबस्ट्रेटम में तैर रहा है, ठीक है, अधिक सबस्ट्रेटम में तैर रहा है अधिक घनत्व वाले। और इन्होंने कुछ कुछ एग्जाम्पल्स दिए कि जितना जो भाग जो है धरातलीय संरचना जितना ऊपर होता है उस उतना ही वो नीचे धंसा हुआ होता है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया हिमालय के बारे में, जितना ऊपर उठा हुआ हिमालय है उतना ही अधिक नीचे वो धंसा हुआ भी, ठीक है। फिर एग्जाम्पल्स दिए नाव का, जैसे कि कोई नाव तैरता है, ठीक है, कोई नाव जैसे जैसे नदी में तैरता है या समुद्र में तैरता है, उसी तरह से ये कम घनत्व वाला जो है मैग्मा में तैर रहा है हिमालय, ठीक है, सॉरी अधिक घनत्व वाले मैग्मा में तैर रहा है। फिर एक एग्जाम्पल दिया बर्फ के टुकड़ा का, कि बर्फ का टुकड़ा तैरने के लिए उसका 9 भाग को नीचे रहना पड़ता है, और 9 भाग को नीचे रहने पड़ता है। तो इस बात को अगर हिमालय पे फॉलो किया जाए तो उसका 9 गुना इंटू करेंगे गाइस, तो नीचे में इतना अधिक तापमान होता है कि हिमालय ही पिघल जाएगा, ठीक है। तो ये जो थोड़ा यहाँ पे गलत प्रमाण दिया गया है एयरी महोदय के अकॉर्डिंग। तो ये था एयरी का संकल्पना। अब देखते हैं प्राट का संकल्पना। प्राट ने इसी विषय में क्या बोला है कि प्राट महोदय ने बोला है कि पहाड़ों का घनत्व पठारों से कम होगा, और मैदानों का घनत्व जो है पठारों का मैदानों से कम होगा, और मैदानों का घनत्व जो है वो समुद्र तल से कम होगा, ठीक है। यानी कि इनका मानना है कि जो जितना नीचे होगा उसका घनत्व उतना अधिक होगा, ठीक है। तो यही इन्होंने बोला है, जो जितना नीचे होगा उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा, ये इसका मानना है प्राट महोदय का। यानी कि हिमालय है तो हिमालय से नीचे पठार है तो पठार का घनत्व जो है थोड़ा ये होगा, ठीक है। तो ऐसा इन्होंने माना। फिर देखिए आगे जो बोला गया है कि ऊंचाई एवं घनत्व में उल्टा अनुपात होता है, यानी कि प्राट के अनुसार क्षतिपूर्ति तल होता है जिसके ऊपर घनत्व में अंतर पाया जाता है तथा नीचे में समान घनत्व होता है। तो जैसा कि गाइस यहाँ पे जो एयरी है उसका पूरा अपोजिट इन्होंने बोला है। एयरी ने बोला था कि ऊपर जितने भी स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं उसका घनत्व सेम होगा लेकिन उसका गहराई में परिवर्तन पाया जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि जितना जो यहाँ पे ऊपर का घनत्व जो है उसमें अंतर पाया जाता है लेकिन नीचे जो है वो उसका घनत्व समान होगा, नीचे यानी कि सब इक्वल होंगे, एक समान होंगे। तो पूरा अपोजिट बोला है एयरी महोदय का जो संकल्पना था उसका, ठीक है। तो अब देखिए एक स्तंभ में घनत्व नहीं बदलता है परंतु एक स्तंभ से दूसरे स्तंभ में घनत्व में अंतर पाया जाता है। इस प्रकार प्राट ने अपने प्रमुख मत दिया है, यानी कि प्राट ने बोला है, बस ये लाइन आपको याद रखना है कि यूनिफॉर्म डेप्थ विथ वेयरिंग डेंसिटी, ठीक है, यानी कि समान गहराई के साथ जो है इसका डेंसिटी जो है घनत्व में परिवर्तन होता जाता है, ठीक है। तो ये था प्राट महोदय का संकल्पना। फिर नीचे देखिए और कुछ कुछ बोला है कि
ऊंचा स्तंभ कम घनत्व तथा नीचा स्तंभ अधिक घनत्व। यानी कि जो जितना ऊंचा होगा उसका उतना ही कम घनत्व होगा और जो जितना नीचा होगा उसका अधिक घनत्व होगा। यानी कि बिगर द कॉलम लेसर द डेंसिटी एंड स्मॉलर द कॉलम ग्रेटर द डेंसिटी। बस ये पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स आप लोग अगर याद रखते हैं इनका, और एयरी का याद रखना होगा कि यूनिफॉर्म डेंसिटी विथ वेयरिंग डेप्थ। ठीक है, तो ये बस दो लाइन आप लोगों को याद रखना है, आपका सारा जो है याद हो जाएगा। फिर प्राट का जो है विश्वास था लॉ ऑफ फ्लोटेशन में ना होकर, यानी कि उसका जो है ठहराव के नियम पर विश्वास नहीं था, या बल्कि लॉ ऑफ कॉम्पनसेशन पे था, क्षतिपूर्ति तल पे था। ठीक है, तो ये था गाइज एयरी और प्राट महोदय का संकल्पना, और हम लोगों ने देखा आइसोस्टैटिक क्या होता है। ये सारा कुछ डायग्राम्स वगैरह बनाना होगा। प्राट महोदय वाला में जो है वो छूट गया डायग्राम, वो बना लीजिएगा आप लोग। और कोई भी क्वेरी हो तो पूछिएगा गाइज, मिलते हैं तो फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाया जाए कमेंट कीजिएगा, और सारे इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल है, जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में गाइज। टिल नाउ, बाय बाय।